हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? वीडियो को चालू करें। ओके, तो मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों दूरदर्शी, टेलीस्कोप, दूरबीन है। बचपन में हम बैरूजी के मेले में जाते थे। रिंगस के बैरूजी वैसे फेमस है, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे बैरूजी के मेले में जाते थे ना, तो क्या खरीदते थे? या तो खरीदते थे वो बंदूक, वो टर 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 करती रहती थी, या फिर वो डार्ट वाली बंदूक जिसे एक डार्ट जाती थी, या फिर क्या करते थे, दूरबीन खरीदते थे। ठीक है, जब दूरबीन खरीदते थे तब ये नहीं पता रहता था कि वो कौन से सिद्धांत पर या कैसे काम कर रही है, लेकिन ये पता रहता था कि दूर की चीज़ को पास दिखा रही है ना, उसका प्रतिबिंब पास बना रही है, वो दूरबीन है। दूर की चीज को देखने के लिए जो यंत्र यूज किया, बीन जैसा यंत्र, बीन जैसा मतलब एक पाइप जैसा जो यंत्र यूज किया, उसे हमने दूरबीन कहा। ठीक है, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। वीडियो चालू करने से पहले एक चीज आपको कहूंगा, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। क्या करना है, वीडियो शुरुआत कर दी है ना, वो पहला वाला वीडियो स्किप कर दिया ना आप लोगों ने, ऐसा नहीं करने का था ना। क्या करना था, विजिट करना था, एडवर्टाइज को विजिट करो एक बार के लिए, साइट खुल जाए, बंद करो, वापस से वीडियो देखना चालू कर दो। ठीक है, तो ऐसे कितने वीडियोस, ऐसे 2 बार करना है बस, है ना। एक वीडियो को सिर्फ 2 बार ऐसा काम करना है, 2 बार एडवर्टाइजमेंट विजिट करना है, उसके बाद में अपना काम हो गया। ठीक है, चलिए तो वीडियो मैं चालू करता हूं। टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, दूरबीन, जिसे हम बोलेंगे दूरदर्शी। दूरदर्शी, ठीक है, और अंग्रेजी में इसे क्या बोलेंगे बच्चों, टेलीस्कोप। देखिए, दूरदर्शी के लिए परिभाषा में आपको क्या लिखना है, तो हम बोलेंगे कि वह प्रकाशिक उपकरण जो कि दूर स्थित पिंडों के प्रतिबिंब को अत्यधिक स्पष्ट, नेत्र के निकट एवं आवर्धित बनाता है, क्या कहलाता है, दूरदर्शी कहलाता है। चलिए मैं लिख देता हूं कि वह प्रकाशिक उपकरण जो दूर स्थित पिंडों का आवर्धित सुस्पष्ट एवं नेत्र के निकट प्रतिबिंब बनाने में उपयोग में लिया जाता है, लिया जाता है, दूरदर्शी कहलाता है या दूरदर्शी कहलाती है। ठीक है, अब ये समझिए कि हम इनसे कौन सी चीज़ों को देखने वाले हैं, तो बहुत सारी, इट डिपेंड्स, है ना। जैसे हम किसी क्रिकेट के ग्राउंड में बैठे हुए हैं, वानखेड़े स्टेडियम में बैठे हुए हैं, और हमें बैट्समैन को देखना है। ठीक, हम स्टेडियम में कहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ पे लोग बैठते हैं दर्शकों के बीच में, और हमें बैट्समैन को देखना है, तो वो किससे देखते हैं, दूरदर्शी से देखते हैं। देखते हैं, नहीं देखते हैं, देखते हैं ना। चलिए, तो उसकी रेंज इतनी होती है कि वो कुछ मीटर्स तक, 100, 200, 300 मीटर तक वो अच्छे से देख पाए चीज़ों को, ऐसा। ठीक है, अगर हमें बहुत ज़्यादा दूर देखना है, आकाशीय पिंडों को, खगोलीय पिंडों को देखना है, तो उस दूरदर्शी की रेंज ज़्यादा होती है भाई, वो अलग तरीके की दूरदर्शी होती है जो अच्छे से दिखा सके। सामान्य दूरदर्शी भी भाई चांद तारों को दिखाती है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं दिखाती, दिखाती तो है, लेकिन स्पष्टता वाली जब बात आती है तो फिर वो स्पष्टता नहीं आ पाती सामान्य दूरदर्शी जो हम घरों में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर दूरदर्शी के प्रकारों को डिस्कस किया गया कि कौन सी दूरदर्शी कब उपयोग में ली गई। ठीक, हम वैसे भी घर वाली दूरदर्शी को भी डिस्कस नहीं कर रहे, उस दूरबीन को अपन बच्चों डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम वो दूरदर्शी की बात कर रहे हैं जिसका उपयोग खगोलीय पिंडों को या उनके अध्ययन
में किया जाता है ना, खगोलीय पिंडों के अध्ययन में किया जाता है। जैसे चांद तारों का अध्ययन कर लिया, चांद किस तरीके से रोटेट कर रहा है, वैसे सूर्य का तो देखा जाए तो कम आप कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य के लिए तो बहुत अलग अलग उपकरणों का उपयोग किया गया है सूर्य की चीज़ों को मापने के लिए, दूरदर्शी के अलावा। ठीक है, चलिए, 2 तरीके की दूरदर्शी होती है। एक होती है बच्चों अपवर्तक दूरदर्शी, जो हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, है ना। और अपवर्तक दूरदर्शी को मोस्टली किताबों में खगोलीय दूरदर्शी कहा गया है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीजें, ये बात ध्यान में रखिए। अपवर्तक क्यों कहा गया? क्योंकि इस अपवर्तक दूरदर्शी में लेंसों का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? लेंसों का उपयोग होता है ना। और लेंस क्या करते हैं बच्चों? अपवर्तन करते हैं। नाम समझिए बच्चों, अपवर्तक मतलब एक ऐसी दूरदर्शी जिसमें अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अपवर्तन किसके कारण होता है? दर्पण के कारण या फिर लेंस के कारण? आंसर है लेंस के कारण। तो मतलब ये वो दूरदर्शी है जिसमें लेंस का उपयोग होता है चीजों को देखने के लिए। ठीक है, और दूसरी है परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी में 2 भाग हम पढ़ेंगे। एक है न्यूटोनियन दूरदर्शी, अब दूर तो मैं खा गया हूं, ये लो दूरदर्शी, जो कि आरबीएससी का भाग है। और एक है कैसेग्रेन दूरदर्शी। कैसीग्रेन लिख देता हूं, बहुत सारी किताबों में कैसीग्रेन ही लिखा हुआ है। ये न्यूटन ने बनाई थी इसलिए न्यूटोनियन, ये कैसेग्रेन वैज्ञानिक ने बनाई थी इसलिए कैसेग्रेन दूरदर्शी बोले। ठीक, परावर्तक क्यों कहा गया? तो परावर्तन किसके कारण होता है? आंसर है दर्पण के कारण होता है। तो ये वो दूरदर्शी है जिसमें किसका उपयोग हुआ है? दर्पणों का उपयोग हुआ है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? अब परावर्तक दूरदर्शी कहा गया है। ठीक है, और परावर्तक दूरदर्शी में आज हम कौन कौन से को डिस्कस कर लेंगे? न्यूटोनियन और कैसेग्रेन, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। इनमें ज्यादा कुछ है नहीं बच्चों। ये वाला जो पार्ट है ना, परावर्तक दूरदर्शी वाला भाग, इसमें आपको क्या दिमाग में रखना है? डायग्राम क्या है, किरणारेख क्या है, वो ध्यान में रखोगे। वो थोड़ी बहुत, मतलब 4 लाइनों की थ्योरी भी अगर आप लिख पाए तो ठीक है, अदरवाइज इनमें थ्योरी नहीं पूछी गई है आज तक का। अगर आप पिछले वाले बोर्ड पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी भी इनके लिए थ्योरी का पूछा नहीं गया है, इनके लिए सिर्फ रे डायग्राम ही पूछा गया है। और फिर इनके साथ में एक सवाल, जब भी ये पूछा जाता है ना, तो इनके साथ में एक सवाल और डाल देता है कि क्या कारण है कि इनका उपयोग किया जाता है इनकी तुलना में, है ना, या फिर ये ज्यादा अच्छी होती है किसकी तुलना में? अपवर्तक की तुलना में। ऐसा पूछा था, तो मतलब ये थोड़ी कम वाली है, ये अच्छी वाली दूरदर्शी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पता चला ये बेसिक सा भाग है। हम सबसे पहले कौन सी को डिस्कस करेंगे बच्चों? खगोलीय दूरदर्शी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, सर्दी में अपना पूरा ध्यान रखें बच्चों। और एक जिन बच्चों की मैथमेटिक्स थोड़ी पुअर है, प्लीज इंप्रूव द मैथमेटिक्स, प्लीज। अरे जोड़ बाकी गुणा भाग तो आने ही चाहिए। तो सबसे पहला है हमारे पास में अपवर्तक दूरदर्शी, और इसे हम क्या बोलेंगे? खगोलीय। हाँ भाई, डिस्कस करें। तो जब भी दूरदर्शी की बात करें तो पहला तो किरण आरेख आपको बनाना ही बनाना है। एक अच्छा सा सुस्पष्ट तसल्ली रख करके हमें क्या बनाना है? किरण आरेख बनाना है। तो मैं किरण आरेख बना रहा हूं सबसे पहले, और उसके बाद में हम इसकी कार्यविधि को डिस्कस करेंगे। किरण आरेख में हमने सबसे पहले क्या बनाया? एक मुख्य अक्ष बना लिया। ठीक, अब यहां पर क्या होता है बच्चों? वस्तु बहुत ज्यादा दूर है, थोड़ा सा समझना इस चीज को। वस्तु जो है वो बहुत ज्यादा दूर है, ठीक, और उसका हमें एक स्पष्ट प्रतिबिंब चाहिए। अब देखो, प्रतिबिंब कब अच्छा बनेगा? तो ये बात ध्यान में रखना, जितना ज्यादा प्रकाश वस्तु से दूरदर्शी तक पहुंचेगा
उतना ही प्रतिबिंब अच्छा बनेगा। ध्यान में रखिएगा, जितना ज़्यादा प्रकाश वस्तु से या पिंड से दूरदर्शी तक पहुंचेगा उतना ही प्रतिबिंब सुस्पष्ट बनेगा। अब हम क्या चाहिए, सुस्पष्ट ही तो बनाना है ना, ठीक। तो हमने जो सामने वाला लेंस लेना है जो वस्तु की तरफ होगा, ठीक है, वो लेंस छोटा सा लेना है या बड़ा सा लेना है, बताओ भाई। आंसर पता चला, छोटा लेंस लोगे तो कम प्रकाश आएगा उसके अंदर, बड़ा लेंस लोगे तो ज़्यादा प्रकाश आ पाएगा उसमें, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी दूरदर्शी का जो वस्तु के पास वाला लेंस है, जिसे हम अभिदर्शक लेंस बोलेंगे, वो बहुत बड़ा क्यों लिया जाता है ना, उसका द्वारक बड़ा क्यों होता है। रीज़न क्या है, ताकि पिंड से या वस्तु से आने वाला अधिकतम प्रकाश दूरदर्शी में आ सके, जिससे क्या होगा, बनने वाला प्रतिबिंब सुस्पष्ट बनेगा, तीव्रता अधिक होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि दूरदर्शी की दक्षता बढ़ जाएगी या दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी, है ना, विभेद करने की क्षमता, चीज़ों को अलग से समझने की क्षमता, विभेदित करने की क्षमता, अलग अलग समझने की क्षमता, विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या लिखना है उसका, विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी। चलो बाद में डिस्कस करेंगे अभी। तो हमें ये पता चला कि ये जो सबसे सामने वाला जो वस्तु की और जो लेंस होगा ना, वो एक बड़ा लेंस होगा ये, ठीक। इस वाले चूंकि वस्तु की ओर है तो फिर इस वाले लेंस का नाम क्या होना चाहिए, आंसर है अभिदर्शक लेंस होना चाहिए। और ये उत्तल लेंस है ना। और दूर से आने वाला प्रकाश कैसा होता है बच्चों, आप सभी को पता है, कैसा, समांतर होता है। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि वो मुख्य अक्ष के हमेशा समांतर, ऐसा तो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, तो कुछ कोण बना करके आएगा, है ना। हमने सीधा रखा तो उसके सामने, वस्तु के सामने इसका चेहरा रखा है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी कि हमेशा ये बिल्कुल ऐसा लाइन ही हो जाए, मुख्य अक्ष के बिल्कुल ऐसा सीधे में आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तुमने बोला कि आने वाला जो प्रकाश है वो आएगा तो समांतर, क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है तो प्रकाश समांतर ही होगा। क्यों समांतर लिया जाता है दूर से आने वाला प्रकाश, जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश भी हम समांतर ही मानते हैं, यही मानते हैं, ठीक है। क्यों समांतर लिया जाता है, नेक्स्ट चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में अपन डिस्कस करेंगे। अभी आप समझिए कि दूर से आने वाला प्रकाश जो है वो समांतर होता है। अभी समांतर आ रहा है तो मैं ऐसा बनाऊंगा कुछ यूं, ठीक। तो समझिए ये एंगल जो है वो बहुत कम ले रहा हूं मैं, ऐसा पता चल रहा है, बहुत कम एंगल लिया है। डायग्राम को अच्छा बनाना भी तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एंगल बहुत कम लिया और मुड़ा हुआ। अब इसी के समांतर एक और प्रकाश की किरण लेकर के आओ, ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो स्केल रख लीजिएगा, ऑटोमेटिकली समांतर बन जाएगी। ये एंगल कम रखिएगा, ज़्यादा मत रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ज़्यादा रखोगे, ऐसे लेकर के आओगे यूँ, डायग्राम खराब बनने वाला है, ठीक है। हमें डायग्राम अच्छा बनाना है तो ये वाला एंगल कम रखना पड़ेगा, है ना। रिप्रेजेंटेशन ही तो अच्छा होना चाहिए। चलिए, फिर जो समांतर आता है वो फोकस पे मिलता है। अब यहाँ पर तो फोकस पे कब मिलता, तो हम बोलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आता तो फोकस पे मिलता। मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रहा तो फोकस या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। लेकिन कहाँ पर काटनी चाहिए, फोकस पे काटनी चाहिए। तो हमने बोला कि ये चलो ये थोड़ी सी बैंड हो जाएगी और ये बैंड हुई, बैंड होकर के यहाँ पर काट भी गई, ठीक। जहां पर ये काट रही है वहां पर क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो और समझिए, ये देखो ये दोनों किरणें समांतर है ना। ये वाली लाइन तो बहुत अच्छी खींचते हैं बच्चे, इस वाली लाइन को कैसे खींच लेते हैं, ऐसा यूं सीधा, ऐसा मुख्य अक्ष के समांतर खींच लेते हैं। नहीं बच्चों, ये गलत है ना, ये तो बहुत गलत है। ये दोनों लाइनें समांतर होनी चाहिए। आपतित प्रकाश ऐसा समांतर आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं देख रहे अभी हम, ठीक है। चलिए, तो अब ये प्रतिबिंब बना, इसे हमने लिखना है ए डैश और बी डैश। वस्तु को ए बी मान करके चले तो ए डैश बी डैश ही देखा जाएगा। चलिए, फिर अभिदर्शक लेंस का प्रकाशिक केंद्र को, जैसे ही ये बन जाता है, आप सभी को पता है एक काम करेंगे, ओके, एक और चीज कि ये कहाँ पर बना, निश्चित फोकस पर बना। किसके फोकस पर, इसके फोकस पर। तो ये F0 भी ध्यान में रखिएगा, F0 यहाँ पर ही है, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे जैसे ही ये बन जाता है, दो लेंसों का उपयोग होगा। तो जैसे ही ये बन जाता है, एक अन्य लेंस जिसका द्वारक कम है ना, छोटा लेंस है, फोकस दूरी कम है, किसकी तुलना में, अभिदर्शक की तुलना में।
और कहां पर होगा? आंसर है हमारी आंख के पास होगा। आंख के पास होगा तो उसको कौन सा लेंस बोलेंगे? नेत्रिका लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक छोटा, जिसका द्वारक कम है, छोटा लेंस है। ठीक है, ये हमने बना लिया, बिल्कुल पास में, ज्यादा दूर नहीं है, पास में है ये। ठीक, और इसका अगर प्रकाशिक केंद्र क्या हो बच्चों? ई है। तो ये जो प्रतिबिंब है, इसके लिए, इस वाले लेंस के लिए वस्तु की तरह काम करना चाहिए, बिंब की तरह काम करना चाहिए। और कैसा? तो इसके प्रकाशिक केंद्र और इसके फोकस के बीच में होना चाहिए। तो अगर ये इसका प्रकाशिक केंद्र है तो इसका फोकस यहां पर है, Fe। ये Fe लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान में रखना। तो जब कोई वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा एवं आवर्तित बनता है। और वस्तु की ओर ही, तो जहां पर वस्तु उसी ओर ही बनेगा। ठीक, कैसे बनाएंगे वो प्रतिबिंब? आप सभी को पता है। आपको क्या करना है? एक प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से सीधी लेकर के जानी है। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण आपको क्या करनी है? मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जानी। ये भी आ सकती थी, लेकिन अभी हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग आ नहीं रही, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, पता चला ये। अब क्या करना है? इतना करने के बाद में हम क्या करते हैं? इसको पीछे की ओर क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, और फिर निश्चित करते हैं कि आवर्धित प्रतिबिंब को कहाँ बनाना है। तो अब मैंने बोल दिया भैया मेरे को तो यहीं बनाना है, मैंने फिक्स कर लिया, यहाँ बनाऊंगा। फिर क्या करेंगे बच्चों? ये फोकस से गुजरनी चाहिए, लेकिन कैसे गुजारेंगे फोकस से? तो हमने बोला कि ऐसा डॉट 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 करो और फिर इसको ऐसा गुजार दो। तो यहां से तो ये फैलती हुई भी आएंगी और इसको पीछे की ओर। ये सीधी लाइनें बननी चाहिए भाई, पता चले तुम इन्हीं को मुड़ा दो। नहीं, मेरे बोर्ड में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप तो स्केल से बनाने वाले हैं। तो ये लाइन पूरी सीधी, ये लाइन पूरी सीधी, यहां से लेकर यहां तक डॉट डॉट डॉट, आगे पूरा आगे। और दिशा समझिएगा, ऐसे ही जा रही है। ठीक, कुछ बच्चे होशियार की पूंछड़ियां पीछे की ओर डायरेक्शन दे देंगे, ऐसे भी दे देंगे। क्यों भाई? एक रे है, एक किरण है, उसकी दो डायरेक्शन पॉसिबल है? तुम जिस समय आगे जा रहे हो उसी समय पीछे भी जाओगे क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं है भाई। तो ये मत कर देना भाई, डायरेक्शन उधर ही दी जाएगी। और ये फोकस से गुजरेगा। ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए? F ही होना चाहिए। डन। जहां पर ये काटा वहां पर प्रतिबिंब बना दो। ठीक है, ये क्या होगा? A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम कंप्लीट। इस तरफ हमारी आंख है भैया, ठीक है, ये हमारी आंख है इस तरफ। हाँ, तो इस वाले लेंस को हमने क्या कहना है? आंसर है नेत्रिका। ठीक है, ये नेत्रिका लेंस है। डन। ओके, अब दूरियों की बात करते हैं। तो वस्तु U0 वाला तो डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं। यहां पर ये V0 होगा क्या? ये जहां बनता है इसके लिए V लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी, और वो V0 होगा। लेकिन V0 कहां पर है? F0 पर है। तो वास्तविकता में ये जो V0 है, इस V0 को क्या लिखा जाना चाहिए? F0 लिखा जाना चाहिए। ओके, यहां तक है ना। और फिर इसके लिए, इस लेंस के लिए ये वस्तु है, तो हम बोलेंगे कि ये दूरी, ये UE, ये वस्तु की दूरी हो गई UE, है ना। इसके लिए प्रकाशीय केंद्र E था, इसलिए UE लिखा। इससे बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर बन सकता है? आंसर है D से लेकर के अनंत तक बन सकता है। तो हमने बोला ये VE है और VE की वैल्यू D से अनंत तक हो सकती है, शुरुआत D से कर रहा है। ठीक है, फिर ये यहां से लेकर यहां तक ये L होगी, दूरदर्शी की लंबाई L किसके बराबर है? पता चल गया क्या? ये यहां से लेकर यहां तक की F0 और ये दूरी UE। तो ये वास्तविकता में क्या है? F0 प्लस UE। जब प्रतिबिंब कहां पर बनता है? D पर बनता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम जो कैलकुलेशन करेंगे या फिर हम जो डेरिवेशन करेंगे वो अनंत के लिए करेंगे, क्योंकि किसी भी दूरदर्शी को उसका जो सामान्य संयोजन है बच्चों, वो सामान्य संयोजन कैसे किया जाता है? जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ध्यान में रखिएगा कि दूरदर्शी का जब भी सामान्य संयोजन आ जाए तो ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा कि वो प्रतिबिंब अनंत पर बना रहा है, D पर नहीं बना रहा। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, और हम उसी के लिए ही डेरिवेशन करेंगे। ठीक,
फिर वस्तु से आने वाला प्रकाश, पिंड से आने वाला प्रकाश ये है, कितना एंगल बना रहा होगा? आंसर है ये एंगल बना रहा होगा, ये वाला अल्फा। ये कितना एंगल है? अल्फा। ठीक। और अंतिम प्रतिबिंब का कितना एंगल है? ये वाला बीटा, है ना, ये बीटा एंगल है, वहां पे मैंने बीटा लिखा है भाई। ठीक है, इस तरीके से ये काम किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम डन हो गया है। अच्छे से समझ में आया है। इस डायग्राम के अंदर जो जो चीजें हमने इंडिकेट करनी थी सारी हमने कर दी हैं। काम देखो, डायग्राम बनाया है डी दूरी के लिए, डेरिवेशन होगा अनंत वाली के लिए, ध्यान में रखना। और अनंत वाली का डायग्राम कैसे होगा मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, किरण आरेख आपको देखने को मिलेगा। अनंत में वैसे भी ध्यान में रखिएगा, ये जो दो किरणें जो फैल रही हैं वो दोनों समांतर हो जाएंगी, बस ये ध्यान में रखिएगा। वो दोनों किरणों को आपको क्या बनाना है? इनको समांतर बना देना है और कछु ना ही करना है। ठीक है, चलो तो जल्दी से एक बार के लिए इसको बनाओ, फिर इसका थ्योरी मैं आपको बताता हूं कि थ्योरी कैसे काम करना है। ठीक है, जल्दी से इस चीज को बना लीजिए। देख लीजिएगा, है ना, आप तो स्केल से बनाएंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो वीडियो को वैसे पॉज भी करके बना सकते हो आप, है ना, डेरिवेशन बहुत छोटा है इसका। ओके, तो अब इसके लिए थ्योरी समझिए बच्चों। थ्योरी क्या है? तो हम बोलते हैं किसी भी खगोलीय दूरदर्शी में दो उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। वह लेंस जो कि वस्तु की ओर होता है अभिदर्शक लेंस कहलाता है। यह एक बड़े द्वारक एवं अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, जबकि जो लेंस नेत्र के निकट होता है नेत्रिका कहलाता है। यह एक कम द्वारक, अपेक्षाकृत कम द्वारक एवं कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। फिर खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई इसके दोनों लेंसों के मध्य की दूरी होती है, जिसे कैपिटल एल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे दूरदर्शी नलिका की लंबाई भी कहते हैं। डन हो गया, इतना ही काम करना है। ठीक है, ये किसमें? बनावट के अंदर। अब कार्यविधि में समझिए। तो हम बोलते हैं जब दूर स्थित पिंडों से आता हुआ समांतर प्रकाश अभिदर्शक लेंस में प्रवेश करता है, तब अभिदर्शक लेंस द्वारा उस खगोलीय पिंड का छोटा, वो पिंड वहां बहुत बड़ा था, यहां पर वो छोटा है, ठीक है, का छोटा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब दोनों लेंसों के मध्य बना दिया जाता है। यह प्राप्त प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस बिंदु के मध्य होता है। अतः यह नेत्रिका लेंस हेतु एक बिंब की भांति कार्य करता है। वह अंतिम आवर्धित आभासी प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे हम आंख द्वारा देख पाते हैं। यह सामान्य नेत्र या स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी से अनंत के मध्य बन सकता है। सामान्यतः किसी खगोलीय दूरदर्शी के सामान्य संयोजन में अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। ठीक है, ये इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। देखो मैंने पूरा अच्छे से बोला है, तो आप लाइन को सुनो लिखते जाओ, लाइन को सुनो और लिखते जाओ वाला काम कर लीजिएगा। प्लीज इतना तो काम करो। ठीक है, डेरिवेशन मैं आपको अब समझा रहा हूं, है ना। ओके, तो डेरिवेशन समझिए। तो हमें क्या निकालना है? आवर्धन ही निकालना है, m, और m का फॉर्मूला क्या होगा? आंसर है बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। बीटा क्या? प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। अल्फा क्या? बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। लिख लीजिएगा इससे पहले। फिर इनका मान अगर बहुत छोटा हो, अल्फा व बीटा के कौन से मान हेतु? अल्प मान हेतु।
हाँ भाई, अल्पमान हेतु m इज इक्वल्स टू क्या भाई, tan बीटा। अरे अब तो ये पता चल ही गया होगा, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, tan अल्फा। डन है। चलिए अब tan बीटा और tan अल्फा का मान रखना है। tan बीटा देखो, या तो इस त्रिभुज से देख सकते हैं या फिर इस वाले त्रिभुज से देख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये वाला त्रिभुज यूज करूंगा, क्योंकि अल्फा में भी ये वाला ऐसा यूज जाएगा, ये वाली उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो हमने बोला जब tan बीटा ले रहे हैं तो ये तो हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, है ना। तो tan बीटा में देखिए लंब क्या है, आंसर है a डैश b डैश डिवाइडेड बाय आधार। आधार क्या है, e a डैश बटा tan अल्फा। देखो tan अल्फा ऐसा a डैश b डैश डिवाइडेड बाय o a डैश, a डैश b डैश डिवाइडेड बाय o a डैश, ऐसा ही है। चलिए जो कट रहा है उसे काटा, फिर ये जो नीचे था वो ऊपर जाएगा, o a डैश बटा क्या बच्चों, e a डैश हो गया। ये m का मान आ गया। अब इन दोनों का मान रखो, आवर्धन कंप्लीट। तो हमने लिखा कहाँ से भाई, कौन सी परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। m इज इक्वल्स टू क्या, ओ ए, ओ से लेकर ए तक की एफ नॉट थी और प्लस की लिखी जाएगी। इसी तरफ ज्ञात कर रहे हैं, प्रकाश की किरण भी इसी दिशा में आ रही है। डिवाइडेड बाय ई ए डैश, ई ए डैश इस तरफ यू ई, और वो भी उल्टी दिशा में तो माइनस का यू ई, और यू ई अगर माइनस का है तो ये माइनस इधर, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाय यू ई, वो भी माइनस का आ गया। अब अगर डी के लिए कैलकुलेशन करनी है तो आपको पता होना चाहिए, हर बार अपन 1/u e निकालते हैं, है ना। और लास्ट वाले डेरिवेशन में देख लीजिएगा 1/u e कितना आ रहा है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 1/d + 1/f ही आ रहा है, देख लीजिएगा यही आएगा। ठीक, तो अगर डी के लिए कैलकुलेशन करना है तो 1/u e की वैल्यू वो रख दीजिएगा, बस इतना काम करना है, काम बैठ जाएगा भैया। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, और अगर ये ना हो तो ठीक है। अब अगर ये करना ही ना है, हमें तो 1/u ही रखना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो सामान्य संयोजन की बात कर रहे हैं। सामान्य संयोजन में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो हमने बोला, समझना विशेष को, दूरदर्शी के सामान्य संयोजन में अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। अतः यू ई का मान किसके बराबर होना चाहिए देवताओं, एफ ई के बराबर हो गई, है ना। ये जो यू ई है वो प्रतिबिंब, ये जो ए डैश बी डैश है वो कहाँ हो, एफ ई पर हो, तभी तो अनंत पर बनेगा, है ना। अगर वस्तु ही फोकस पर होगी तभी तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ होगा, अनंत पर होगा। तो हमने बोला कि वस्तु जो है वो फोकस पर होनी चाहिए, तो यू ई की जगह क्या रखना है, एफ ही रखना है। इसे समीकरण नंबर 1 लिख दीजिएगा और फिर लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या रखने पर बच्चों, मान रखने पर। बस इतना ही डेरिवेशन करना है, काम कंप्लीट। एफ नॉट और उसमें भाग किसका, यू ई की जगह एफ ई का, और ये माइनस का। ठीक है, हो गया काम। तो ये वो अंतिम फॉर्मूला है आवर्धन का। ठीक है, एक और चीज जो आपको इसी फॉर्मूले के साथ में याद रखनी है कि अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है और यू ई का मान किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है, तो दूरदर्शी की लंबाई या दूरदर्शी के दोनों लेंसों की लंबाई जो होती है एफ नॉट प्लस यू ई, वो इस केस में क्या होगी, एफ नॉट और यू ई की जगह क्या, एफ ई। ये ध्यान में रखना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये दोनों फॉर्मूला यूटिलाइज होंगे, आप देखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, है ना, याद रख लोगे इतना। अदरवाइज अगर सामान्य देखना है तो एफ नॉट अपॉन यू ई और 1/u ई का मान यहाँ से हो जाएगा। डन है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिए, अपन को तो इतना ही ध्यान में रखना है, 12th पर्पज से इतना ही हमारे कोर्स में है, हम इतना ही काम करके आएंगे। अगर आप NCERT देखेंगे तो वहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, कहाँ से आया, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। ओके, ये समझ में आ गया।
चलो इसे जल्दी से उतारो, फिर आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। इसका डेरिवेशन तो बहुत इजी लगा होगा लास्ट के कंपैरिजन में, है ना। वैसे बच्चों दोनों डेरिवेशन इजी है। आपको क्या करना है, डायग्राम को अच्छे से बनाना है, क्योंकि सारा मंत्रमुग्ध कहाँ करना है आपको, टीचर को मंत्रमुग्ध करने के लिए डायग्राम बहुत अच्छा बना देना। थ्योरी में फिर बीच में थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी कर दोगे ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डायग्राम बढ़िया बढ़िया बन गया ना तो बस काम बैठ गया भाई। फिर तो फेविकोल का जोड़ ही लग जाएगा। ओके, अब इसके बाद में ये हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन, जब हमारे पास में खगोलीय दूरदर्शी है तो फिर परावर्तक दूरदर्शी की रिक्वायरमेंट क्यों भाई? जब एक दूरदर्शी से काम बैठ रहा है तो फिर दूसरी तरीके की क्यों बना रहे हो तुम? एक से ही काम निपटा लो ना, है? तो भैया रीजन है यहाँ पर। क्या रीजन है वो समझिए। देखो आपको याद हो, और जब मैंने परावर्तन और अपवर्तन आपको कभी समझाया था तो मैंने आपको बोला था कि परावर्तन के दौरान प्रकाश की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या नगण्य प्रभाव पड़ता है ना। प्रकाश अवशोषित नहीं होता, जबकि अपवर्तन के दौरान प्रकाश की तीव्रता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। होती है नहीं होती? तीव्रता कम हो गई भाई, तीव्रता कम हो गई मतलब चीजें धुंधली बनना चालू हो गई। ये ध्यान रखना, फिजिक्स में तीव्रता का मतलब नंबर ऑफ रेज कम हो गई। नंबर ऑफ रेज कम हो गई तो इसका मतलब है वो धुंधला बनना चालू हुआ है ना। अब यहां पर समझिए क्या होगा, दूर से आने वाला एक तो वस्तु इतनी बड़ी थी और उसका बहुत सारा प्रकाश तो आकाश में समाप्त हो गया, मतलब आकाश में रह गया। उस प्रकाश का एक कुछ भाग ही कहां तक पहुंच पाया, यहां तक पहुंच पाया। अब प्रकाश की किरणें आई यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी, ये दो ही नहीं आ रही, ऐसी बहुत हजारों आ रही होंगी, ठीक है। लेकिन उन किरणों का यहां पर क्या हुआ बच्चों, अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के दौरान ये जो लेंस है ना, ये लेंस उस प्रकाश का कुछ भाग क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो ये जो निर्गत प्रकाश है इसकी तीव्रता कम है। किससे? आपतित प्रकाश से तीव्रता कम है। तो ये जो बनने वाला प्रतिबिंब है ना बच्चों, ये चमकीला नहीं बनेगा, ब्राइट नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, स्पष्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो ये अगर ये प्रतिबिंब बढ़िया नहीं बना तो इसका प्रतिबिंब ये तो और बढ़िया नहीं बनेगा। अरे जब चीज ही खराब है तो फिर उसका प्रोडक्ट तो पूरा ही खराब होगा ना। अरे अभिकारक ही खराब है तो उत्पाद क्या मिलेगा तुम्हें, कछु। समझ में आया ये बात, ठीक। तो जब अभिकारक खुद ही खराब बन रहा है तो फिर ये चीज तो खत्म हो गई, है ना। बनने वाला जो अंतिम प्रतिबिंब है वो उतना सुस्पष्ट नहीं होगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या भाई, लेंस का उपयोग कर रहे हो। लेंस में क्या होता है बच्चों, हर एक रंग के लिए अलग अलग फोकस दूरी होती है। लाल के लिए अलग, नीले के लिए अलग, पीले के लिए अलग, हरे के लिए अलग, बैंगनी के लिए अलग। क्यों? विचलन पढ़ा है ना, पढ़ा है? अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा है? हर एक रंग का विचलन अलग अलग होता है। लाल का सबसे कम विचलन होता है इसलिए उसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है, ठीक है। बैंगनी का क्या कहते हैं, फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसा समझ सकते हैं, ठीक। नहीं तो फॉर्मूले से भी समझ सकते हो आप, लेंस मेकर से समझा जा सकता है, ठीक। तो इस चीज को समझो बच्चों, लेंस में हर एक रंग के लिए फोकस दूरी अलग अलग है। फोकस दूरी अलग अलग है तो क्या होगा, सारा प्रकाश जो आ रहा है, लाल पीला बैंगनी जो भी आ रहा होगा, वो अलग अलग क्या होगा, अभिसारित तो होगा, एक ही जगह पर नहीं मिलेंगे। वो कोई थोड़ा सा पहले हो जाएगा, कोई थोड़ा सा बाद में अभिसारित होगा, ऐसा काम होगा भाई, ठीक। अगर ऐसा है, सभी का अभिसरण अलग अलग हो रहा है, सब अलग अलग जगह आकर के मिल रहे हैं, तो जो प्रतिबिंब एक ही जगह बनना चाहिए था वो थोड़ा सा चौड़ाई में बना, मतलब ब्लर हो गया, फैल गया भैया, ठीक है। तो अब ये प्रतिबिंब खराब हुआ, ये प्रतिबिंब खराब हुआ तो इसका प्रतिबिंब और खराब हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं वर्ण विपथन, है ना। हर एक रंग के लिए अलग अलग फोकस दूरी, वर्ण विपथन बोलते हैं, रंगों का विपथन हो जाना, ठीक है, एब्रेशन हो जाना। तो ये दोष है वर्ण विपथन का। ये किस में पाया जाता है, खगोलीय दूरदर्शी में मूलतः पाया जाता है, ठीक है। तो दो, हालांकि और भी हैं, अभी मैं आपको सिर्फ दो ही समझा रहा हूँ। एक तो ये रंगों का अवशोषण कर लेगी, इस कारण प्रतिबिंब खराब। एक वर्ण विपथन का दोष है, इस कारण भी प्रतिबिंब खराब, अंतिम प्रतिबिंब खराब। ये दोष हैं,
उनका निवारण किससे किया जा सकता है? लेंस को हटाओ भाई, दर्पण लगाओ। दर्पण से क्या होगा? एक तो वो रंगों का अवशोषित नहीं करते, अरे दर्पण कभी अवशोषित नहीं करता, ठीक है, रंगों को। नगण्य अगर करेगा भी तो नगण्य करेगा, है ना। 99% तो परावर्तन ही होता है, ठीक। और हम तो वैसे भी खगोलीय मतलब अच्छे पिंडों का वो देखना चाहते हैं, प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, दूर स्थित पिंडों का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो फिर तो हम दर्पण में पीछे लेपिंग भी किसी करेंगे, चांदी की करेंगे, बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे, ठीक है। तो फिर तो परावर्तन जो है वो लगभग 100% के निकट आ जाता है उसमें। ऑल राइट। तो एक चीज तो वो कि दर्पण में जो है वो प्रकाश को अवशोषित नहीं करता, प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगा तो फिर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा, चमकीला बनेगा, ब्राइट बनेगा, पहला। दूसरा, दर्पण में सभी रंगों के लिए फोकस दूरी एक ही होती है। लाल आए तो भी वही फोकस दूरी, पीला है तो भी वही फोकस दूरी, बैंगनी आए तो भी वही फोकस दूरी, नीला है तो भी वही फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी सभी की अलग, तो सभी एक ही जगह पर क्या होंगी? मिलेंगी। एक ही जगह पर मिलेंगी तो बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट चमकीला, तो उससे अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट चमकीला बनेगा, ब्राइट बनेगा, अधिक तीव्र बनेगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए कि दर्पणों में वर्ण विपतन का भी दोष खत्म हो जाएगा दर्पण का उपयोग करने से, है ना। और जो अंतिम प्रतिबिंब हो वो अधिक तीव्र, अधिक सुस्पष्ट बनने वाला है। ओके, तो ये कारण था परावर्तक दूरदर्शी को उपयोग में लेने का। अब परावर्तक दूरदर्शी में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? बताओ भाई, क्या बताया था? दो तरीके के परावर्तक, एक न्यूटोनियन जो न्यूटन भैया ने बनाई थी, और एक कैसेग्रेन जो कैसेग्रेन ने बनाई थी। आरबीएससी वाले किसको याद रखेंगे? न्यूटोनियन को याद रखेंगे, क्योंकि इस बार 2020 के सिलेबस में वही है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं परावर्तक दूरदर्शी, और परावर्तक दूरदर्शी में क्या? न्यूटोनियन दूरदर्शी, ठीक है। अब ये कैसी दूरदर्शी है? रे डायग्राम माइट बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे बनाओगे, तसल्ली से बनाओगे, बन जाएगा। बोर्ड पे मेरे साथ में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, किरणें उतनी समांतर न बैठे, लेकिन स्केल से बनाओगे बहुत अच्छा बनने वाला है, ठीक है। क्या है वो समझिए। इसमें बच्चों अभिदर्शक लेंस के स्थान पर अभिदर्शक दर्पण का उपयोग किया जाता है, और यह दर्पण वास्तविकता में एक अवतल दर्पण होता है। बड़े द्वारक अधिक फोकस दूरी का अवतल दर्पण होता है, ठीक है। ये कौन सा है? अभिदर्शक दर्पण। और ये होता कैसा है? अवतल दर्पण होता है। फोकस दूरी भी ज्यादा होती है f0, और द्वारक बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो फिर द्वारक तो बड़ा होगा। और ये इसका मुख्य अक्ष मान लूं मैं, है ना। ऐसा इसका हमने क्या मान लिया? मुख्य अक्ष मान लिया। अब क्या होगा बच्चों? दूर से आने वाला प्रकाश आएगा इसके पास में। अब प्रकाश को लेकर के आओ आप, तो हमने बोला ऐसा प्रकाश आ रहा है। एक प्रकाश कहां पर? पोल पर आया। ऐसे समांतर प्रकाश ही लेकर के आएंगे। ये समांतर होनी चाहिए। मेरी तो थोड़ी सी गड़बड़ा गई समांतर रेखा, लेकिन आपकी नहीं गड़बड़ानी चाहिए ना। ये समांतर आई। अब जो समांतर आई ये वाली तो ध्रुव पे जितने कोण से आई थी उतने कोण से इसका क्या होना चाहिए था? परावर्तन होना चाहिए था। तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे अब भी मत बना देना, ठीक है। और ये कुछ एंगल से परावर्तित होगी, यहां पर ऐसी आई, ठीक। अब ये आगे की ओर जाती, लेकिन आगे की ओर जाती तो कहीं ना कहीं काटती। कहां पर? फोकस पर काटती। समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस पर काटती हैं, वैसे भी काटती हैं। इस पे नहीं तो नीचे की ओर काटेंगी, है ना, क्योंकि मुख्य अक्ष थोड़े से एंगल पे आ रही थी, ठीक। अब ये काटे उससे पहले ही क्या किया जाता है बच्चों? मुख्य अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। काटे उससे पहले ही। तो ये प्रकाश की किरण वास्तविकता ये पीछे तो गई नहीं ना, इसलिए बोल रहा था।
ठीक है, पीछे गई नहीं, ये दर्पण से टकरा गई, ठीक है, और वो भी कौन से दर्पण से, आंसर है समतल दर्पण से टकरा गई, ठीक है। क्या हुआ, तो समतल दर्पण ने इसका क्या किया, परावर्तन किया, तो आंसर है ये तो इधर फेंक रहा होगा और इसको ऐसा फेंक रहा होगा, ठीक है। यहां पर जहां ये काट जाते हैं वहां एक छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये, ठीक। और मैं इसको अगर बनाऊं तो इसका अक्ष से ले लेते हैं, है ना। तो ये एक प्रतिबिंब यहां पर बन गया और इसके अक्ष पर आप यहां पर एक लेंस और यूज कीजिए। ये वाला जो लेंस है बच्चों, ये आंख के पास में होता है, यहां हमारी आंख है भैया, है ना, ये हमारी आंख है, ठीक। तो ये वाला प्रकाश जो है यहां पे, तो जहां पर ये काट रहा है वहां पे प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, ठीक। और इस प्रतिबिंब जो कि इस समतल दर्पण से बना है, ये प्रतिबिंब जो है वो इस नेत्रिका लेंस के लिए, आंख के पास में है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नेत्रिका लेंस बोलेंगे, नेत्रिका बोलेंगे, ठीक। इसके लिए वस्तु की तरह काम करेगा, है ना। और अगर इसके लिए वस्तु की तरह काम करेगा तो नेत्रिका इसका आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनाएगी, ऐसा का ऐसा सीधा। कैसे बनाएगी वो समझिए। तो हम बोलते हैं कि इससे एक प्रकाश की किरण तो ऐसी जानी चाहिए, तो इसको पीछे की ओर ट्रेस करो, बहुत सारी किरणें एक ही जगह से जाती हुई दिखाई देंगी, और फिर ये किरणें ऐसी जाएंगी, टिल्ट तो होंगी ही होंगी, है ना। तो इनमें से किसी भी एक को भी अगर आप पीछे की ओर मिलाओगे ना, स्केल से मिलाओगे, तो ये आपको काटती हुई नजर आएंगी। यहां पर मेरी काट रही है, ठीक। तो मैंने बोला यहां पर हमें क्या मिलेगा, एक आवर्धित प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी लाइनें यहां पर हो गई तो बच्चे मिसमैच खा जाते हैं। तो जैसे जैसे मैंने बनाया वैसे वैसे बनाओ। क्या करोगे, एक अवतल दर्पण बहुत बड़ा सा बनाओ, ठीक है, और फिर उसके ऊपर समांतर प्रकाश की किरणें लेकर के आओ, लेकर के आए, फिर जितने एंगल से ये आई उसे थोड़ा सा आगे की ओर गुजारे और इसको थोड़ा एंगल करते हुए आगे की ओर गुजारे, और एक जगह आकर के जहां वो मिलने वाली ही थी उससे पहले रोक दो उनको, और फिर 45 डिग्री के एंगल पे एक समतल दर्पण बना दो, ठीक है। और समतल दर्पण से उनका परावर्तन कराओ, परावर्तन के कारण वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो प्रतिच्छेद करनी है, वो प्रतिच्छेद करवाओ और उसको कहां तक लेकर के जाओ, नेत्रिका तक लेकर के जाओ उस प्रकाश को, ठीक है। और फिर इस प्रतिबिंब का आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाना है, तो एक तो मुख्य अक्ष से गुजारो, प्रकाशिक केंद्र से गुजारो, और दो किरणें जो जा रही है उनमें से किसी भी एक किरण को पकड़ लो और उसको पीछे की ओर ट्रेस करो, बनेगा 100% बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही क्या बनता है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप बनता है, न्यूटोनियन दूरदर्शी बनेगी, ठीक। क्या है भाई, तो रामायण में सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है। हम बोलते हैं कि न्यूटोनियन दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस के स्थान पर एक बड़े द्वारक एवं अधिक फोकस दूरी f0 का अभिदर्शक दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि एक अवतल दर्पण होता है। जब समांतर आती हुई क्रियाविधि और बनावट सारी एक साथ हो रही है, जब समांतर आते हुआ प्रकाश पुंज अभिदर्शक दर्पण से टकराता है और परावर्तित होता है, तो परावर्तन के पश्चात यह अभिदर्शक के मुख्य अक्ष से 45 डिग्री पर स्थित समतल दर्पण से टकराता है। समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक प्रतिबिंब a', b' प्राप्त होता है। यह a', b' प्रतिबिंब इसके सम्मुख रखी नेत्रिका या पार्श्व में रखी नेत्रिका, इसके तो पार्श्व में हो गई, सीधा तो ये हुआ, इसका पार्श्व पीछे की ओर, नीचे की ओर, पार्श्व में रखी नेत्रिका से जब गुजरता है तो एक आभासी, सीधा और आवर्तित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस प्रकार न्यूटोनियन टेलीस्कोप द्वारा अंतिम आवर्तित प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। ये इसकी कार्यविधि हो जाएगी, जो कि पूछी बहुत कम जाती है। m = अभी भी आप कितना लिखोगे, f0 / Fe। f0 क्या है बच्चों, f0 बच्चों अभिदर्शक दर्पण की फोकस दूरी है, और इस फोकस दूरी पे किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना कोई बीच में माध्यम का प्रभाव पड़ रहा है, ना रंगों का प्रभाव पड़ रहा है, किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ये बहुत ज्यादा है और किसी चीज में निर्भर नहीं कर रही है, तो फिर सीधी सी बात है m का मान बहुत ज्यादा होगा, मतलब ये बनने वाला आवर्तित प्रतिबिंब होगा, ठीक है। इसके लिए विभेदन क्षमता बहुत ज्यादा होगी। चलिए, डन हुआ, क्लियर है, ओके।
तो ये था न्यूटोनियन टेलीस्कोप डायग्राम देवताओं, प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक और डायग्राम दिखाई दे जाए, है ना, दिखाई दे भी रहा होगा। मैं कोशिश तो यही करूँगा कि नेट से एक और डायग्राम अच्छा सा देख करके आपके लिए यहाँ पे दिखाऊँ। ओके, राइट, ओके। ये समतल दर्पण है, ध्यान में रखिएगा, ये नेत्र का उत्तल लेंस है, आँख यहाँ पर ही है। ओके, डन। न्यूटोनियन इतना ही था, बना लो एक बार के लिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट एक बार के लिए तसल्ली से देखो इसे, शायद समझ में आ जाए अच्छे से। इसके बाद में कौन से को, कैसेग्रेन को। अब देखो आरबीएससी वाले तो वीडियो को यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आरबीएससी वाले इतना ही देखो। हाँ, आप थोड़ा सा और नॉलेज लेना चाहते हो तो कैसेग्रेन देख सकते हो। यहाँ पे न्यूटोनियन में एक वैसे दिक्कत भी है बच्चों। न्यूटोनियन में होता क्या है, ये बड़ा लेंस लिया आपने, सॉरी दर्पण लिया है। अब जब बड़ा दर्पण आप लेते हो ना बच्चों, तो उसका गोला वैसा काटना, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। वैसा का वैसा सर्किल काटना बहुत दिक्कत है ना। वो साइडों से ऐसा खुरदरा सा हो जाता है, खुरदरा सा जिग 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 जिग, मतलब काटना तो ऐसा गोला है और ये साइडों से ऐसा, ये जिग जिग ज्यादा हो जाता है बड़े गोले में। ज्यादा होने के कारण जब प्रकाश इन किनारों पर आपतित होता है ना, तो वो अलग अलग दिशाओं में क्या होता है, परावर्तित होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये लेंस होता तो अलग अलग दिशाओं में अपवर्तित होता, ठीक। तो फिर प्रतिबिंब दिक्कत दे सकता है, इसे बोलते हैं गोलीय विपतन, है ना। ये आकृति सही नहीं है, तो यहां पर जितना भी प्रकाश आएगा किनारों के ऊपर, वो अलग अलग जगह जाएगा, तो उसके कारण तो प्रतिबिंब में कोई भी मतलब बनने वाला प्रतिबिंब जो है उसके कारण खराब होगा। बचा हुआ और सारा अंदर वाला काम बहुत परफेक्ट कर रहा है, लेकिन जो किनारों पर आ रहा है वो तो बहुत अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो रहा है, परावर्तित होगा तो दिक्कत है, ठीक है। तो न्यूटोनियन में आप कह सकते हैं कि गोलीय विपतन का दोष है। गोलीय विपतन का दोष तो खैर खगोलीय में भी था, लेकिन न्यूटोनियन ने 2 चीजों को बहुत अच्छा किया। एक, कोई प्रकाश का अवशोषण नहीं हुआ, तो ये प्रतिबिंब कंपैरेटिवली वहां से अच्छा था। दूसरा, इसमें वर्ण विपतन नहीं है क्योंकि दर्पण का उपयोग हुआ है। तो 2 चीजों में तो न्यूटोनियन बहुत बढ़िया है, ठीक। अब ये जो गोलीय विपतन का दोष है ना, वो कैसेग्रेन ने दूर किया। तो कैसेग्रेन एक अच्छी दूरदर्शी है, किसके कंपैरिजन में, न्यूटोनियन के कंपैरिजन में। हाँ, इस प्रतिबिंब को आप लिख दीजिएगा अंतिम को A डबल डैश और B डबल डैश, ओके A डैश, हाँ ठीक है ना, ये लिख दीजिएगा, डन। ओके, अब हम बात करेंगे कैसेग्रेन की। हाँ भाई, कैसेग्रेन दूरदर्शी, या कैसेग्रेन लिख दूं? इस दूरदर्शी में क्या हुआ, अगेन समझना अब इस चीज को। एक बड़े द्वारक का उत्तल दर्पण यूज किया, लेकिन ऐसा काट दिया। क्या हुआ, अब ये बड़ा गोला नहीं रहा, कंपैरेटिवली छोटा गोला हो गया। गोला छोटा तो गोलीय विपतन भी बहुत कम और कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल, है ना, गोलीय विपतन कम हो गया। तो ये एक अवतल दर्पण तो यूज कर रहे हैं, और चूंकि इसका गोला वास्तविकता में एक छोटा भाग है बड़े गोले का, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इसकी आर ज्यादा थी तो इसका एफ भी ज्यादा होगा, क्योंकि एफ इक्वल्स टू r/2 होता है, ठीक है। तो है तो ये अभी भी अवतली, परवलय का अवतल ये भी है अभी भी, लेकिन 2 छोटे छोटे हैं, है ना। और इन दोनों अवतल दर्पणों के बीच में एक नलिका निकाल दी उन्होंने, और इस नलिका के अंदर डाल दिया है नेत्रिका लेंस। यहां पर नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका ही लिखते हैं, लेंस तो लगाते नहीं, नेत्रिका, ठीक है, ऐसा है। और ये कौन सा है, अभिदर्शक दर्पण, अभिदर्शक अवतल दर्पण, ठीक है। और इसको कन्फाइन कर लो, मतलब एक नली के अंदर होंगे ये, इस नली में थे, ठीक। अब क्या हुआ,
प्रकाश आया उस खगोलीय पिंड से, खगोलीय पिंड से आने वाला प्रकाश ही है, ऐसा मान लिया अपन ने। आया, ठीक। आने के बाद में क्या हुआ, यहां से उसका परावर्तन हो, हाँ परावर्तन ही तो होगा, दर्पण है, और परावर्तन के पश्चात वो एक द्वितीयक उत्तल दर्पण, यहां पर देखो वहां पर समतल दर्पण लगा होता है, यहां पर उत्तल दर्पण है, और इसे क्या कहा गया है, द्वितीयक उत्तल दर्पण। पर वो क्या होता है, आपतित होता है। ये आया, और द्वितीयक उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह नेत्रिका पर आपतित होती है प्रकाश की किरणें, और यहां पर कोई बिंदु है आई जहां पर प्रतिबिंब बनता है, और उस प्रतिबिंब का आवर्धित प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, नेत्रिका द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, या नेत्रिका लेंस द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये किसका बहुत सिंपल डायग्राम है, किसका, कैसेग्रेन का, है ना। उसने गोलीय विपतन को दोष को दूर कर दिया, ये दो छोटे छोटे भाग ले लिए एक बड़े भाग लेने की अपेक्षा, और बीच में जो यहाँ पे नेत्रिका लग रहा था उसे बीच में लगा दिया भाई। वो बीच में लगाने के लिए उसने सामने समतल दर्पण की जगह किसका उपयोग कर दिया, एक उत्तल दर्पण का उपयोग कर दिया। इससे बहुत काम आसान हो गया उसका। ठीक है, तो क्या हो रहा है वो समझिए। कैसेग्रेन दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस के स्थान पर अभिदर्शक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस बड़े आकार के अवतल दर्पण के मध्य में एक छिद्र किया जाता है, और इस छिद्र में उपस्थित नलिका में नेत्रिका लेंस होता है, तथा इस नेत्रिका लेंस के सम्मुख कुछ दूरी पर द्वितीयक उत्तल दर्पण स्थित होता है। बनावट हो गई। जब खगोलीय पिंड से आता हुआ या दूर स्थित पिंड से आता हुआ प्रकाश कैसेग्रेन दूरदर्शी के अभिदर्शक दर्पण पर आपतित होता है, तो अभिदर्शक दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह द्वितीयक उत्तल दर्पण पर आता है। द्वितीयक उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह नेत्रिका लेंस की ओर चला जाता है। नेत्रिका लेंस अंततः एक आवर्धित सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने में सक्षम होती है। ठीक है, नेत्रिका अंततः एक आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण करती है। इस तरीके से कैसेग्रेन काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर वही m का मान तो अभी भी उतना ही है, कितना भाई, f0 डिवाइडेड बाय fe। fe किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। f0 किसके लिए, ये जो अभिदर्शक गोला तो एक ही था, बस बीच में छेद निकाल दिया देवताओं ने, है ना। तो f0 किसके लिए, अभिदर्शक दर्पण के लिए। ठीक है, काम वो का वही है बच्चों, कोई दिक्कत तो थी नहीं, पहले भी नहीं थी अभी भी नहीं थी। ठीक, तो इसने गोलीय विपतन को भी दोष को दूर किया। वर्ण विपतन दर्पण था इसलिए वर्ण विपतन भी हट गया, दर्पण था इसलिए फिर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट भी होगा, किसी तरीके का प्रकाश का कोई अवशोषण नहीं होगा। ठीक है ये बात। तो सारी चीजें किसने दूर करी हैं, कैसेग्रेन दूरदर्शी, जो कि कैसी दूरदर्शी थी, परावर्तक दूरदर्शी थी। ठीक है ये बात। तो चलिए, तो अब अगर पूछा जाए सवाल, समझिए, हटा रहा हूं मैं ये रे डायग्राम, इतना ही था इसका। अब सवाल क्या है वो समझिए। कि परावर्तक दूरदर्शी और परावर्तक में कौन सी, दोनों आप लिख सकते हो, कैसेग्रेन या फिर न्यूटोनियन। दूरदर्शी खगोलीय दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक अच्छी होती हैं। और क्यों, सवाल ये है, और क्यों का मैं आंसर बता रहा हूं। पहला समझ लीजिएगा किस तरीके से लिखना है। पहला क्या लिखोगे कि खगोलीय दूरदर्शी में लेंसों का उपयोग होता है। लेंस क्या करते हैं, प्रकाश का अवशोषण करते हैं। लेंस क्या करते हैं, प्रकाश का अवशोषण करते हैं। तुमने लिखा खगोलीय दूरदर्शी में
लेंसों का उपयोग होने से प्रकाश का अवशोषण होता है ना। अपवर्तन में तो वैसे भी अवशोषण ही होता है, जिससे अंतिम प्रतिबिंब कम तीव्र प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि किसमें बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, जबकि परावर्तक दूरदर्शी में ओके मैं यहां पर, हाँ सही है, जबकि परावर्तक दूरदर्शी में दर्पणों का उपयोग होने से प्रकाश का अवशोषण नगण्य होता है या नहीं होता, वह अंतिम प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, अधिक तीव्र प्राप्त होता है या सुस्पष्ट प्राप्त होता है। अंतिम प्रतिबिंब अधिक तीव्र प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पर दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखना है, खगोलीय दूरदर्शी में वर्ण विपथन तथा गोलीय विपथन का दोष होता है ना। जबकि परावर्तक में परावर्तक दूरदर्शी में कोई दोष नहीं होता, ये दोष नहीं होते। नहीं होते। तीसरा और समझो, ये जो दूरदर्शी होती है, कौन सी, खगोलीय दूरदर्शी, इनमें लेंस का उपयोग किया जाता है। बड़े लेंस है ना, ये अभिदर्शक लेंस जो है बच्चों बहुत बड़ा लेंस होता है। अगर ये बड़ा लेंस है बच्चों तो ये भार भी बहुत होगा, ये भारी भी बहुत होगा, हेवी वेट होगा। हेवी वेट होगा तो फिर इसे घुमाने में, है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हाथ से तो वैसे भी नहीं घुमा पाएंगे, एक अच्छी खासी मशीनरी नीचे लगी हुई होती है, उस मशीनरी की सहायता से हम उसके लेंस को, अभिदर्शक लेंस को दूसरी तरफ मुंह उसका चेंज कर पाते हैं, आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, अब समझिए, मेरे को किसी टूटते हुए तारे को देखना था, है ना, और अब वो टूट गया, यू शू शू खत्म है, वो तो टूट गया, और मैं मेरी दूरदर्शी का चेहरा घुमा रहा हूँ। अब जितने में मैंने थोड़ा सा चेहरा घुमाया, इतनी देर में तो वो टूट टाट के उसका तो नष्ट हो गया, जितना प्रकाश देखना था वो तो दिख गया भाई। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे एक दिक्कत आ गई कि इसे आसानी से क्या नहीं किया जा सकता, हिलाया नहीं जा सकता, मूव नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि लेंस भारी होते हैं। दर्पण में ये दिक्कत है ही नहीं भैया, दर्पण होते हैं हल्के, आसानी से घुमा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि दर्पण लेंसों के तुलना में क्या होते हैं, हल्के होते हैं। अतः परावर्तक दूरदर्शी को आसानी से एक स्थान से
दूसरे स्थान तक हिलाया जा सकता है। घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है वो सीन, घुमा दिया। चलिए, तो ये कारण थे। एक कारण आप ये भी लिख सकते हो कि जो लेंस होते हैं वो अधिक कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, जबकि दर्पण उतने महंगे नहीं होते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। और वैसे भी पैसा तो मैटर करता ही है हर एक चीज़ के निर्माण में, है ना। तो उस कारण भी हम कह सकते हैं कि परावर्तक दूरदर्शी ज़्यादा अच्छी है। ठीक, एक चीज़ और है बच्चों जो मैं डिस्कस करना रह गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्या भाई, कि किसी भी खगोलीय दूरदर्शी में आप क्या बनाते हैं, वो अभिदर्शक लेंस बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। वो अभिदर्शक लेंस कैसे बनाया जाता है, बड़ा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, इसका कारण मैंने बताया। क्यों बनाया जाता है, ताकि अधिकतम प्रकाश दूरदर्शी में प्रवेश कर सके और प्रतिबिंब जो है वो सुस्पष्ट बने, अर्थात विभेदन क्षमता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ये ठीक है ना। अब समझना इस चीज को, आपने सूक्ष्मदर्शी भी पढ़ा है। सूक्ष्मदर्शी में आपको पता होगा जो नेत्र के पास वाला लेंस है, नेत्रिका, वो बड़ा होता है, अभिदर्शक छोटा होता है। दूरदर्शी में उल्टा है, अभिदर्शक बड़ा होता है, नेत्रिका छोटा होता है। ऐसा ही तो है। अब सवाल क्या है कि यदि सूक्ष्मदर्शी के दोनों लेंसों को उल्टा कर दिया जाए, मतलब जो नेत्रिका था, जो छोटा लेंस था, उसे अभिदर्शक के स्थान पर रख दिया जाए और अभिदर्शक को नेत्रिका के स्थान पर रख दिया जाए, तो वापस से वैसे ही कॉम्बिनेशन हो गया, दूरदर्शी जैसा ही, अभिदर्शक बड़ा हो जाएगा, नेत्रिका छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि सूक्ष्मदर्शी को अगर उलट दिया जाए तो क्या यह दूरदर्शी की भांति व्यवहार करेगी। तो आपका एक सिंपल सा लॉजिक कहता है, क्या कहता है, आप बोलोगे कि हाँ सर, अगर उलट देंगे तो दोनों के अभिदर्शक लेंस बड़ा हो जाएगा और नेत्रिका छोटा हो जाएगा, एक जैसे बन जाएंगे, तो फिर हाँ बिल्कुल दूरदर्शी की तरह काम करेगा। आंसर है बच्चों नहीं। एक सूक्ष्मदर्शी को उलट देने पर वो कभी दूरदर्शी की तरह व्यवहार नहीं करेगी। इस बात को ध्यान में रख लेना। क्यों नहीं करेगी, रीजन समझिए। ये तो डन हो गया। चलिए यहां पर देखो, ये मैं सूक्ष्मदर्शी बना रहा हूं, ये लेंस इसका छोटा वाला, ये लेंस इसका बड़ा वाला। ठीक, और यहां पर अगर दूरदर्शी होता तो दूरदर्शी का ये बड़ा लेंस होता और ये छोटा लेंस होता। ठीक, अब हम बोल रहे हैं उलट दो तो ये बड़ा लेंस इधर आ जाएगा, छोटा लेंस इधर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझने लायक बात है, जब आप इस लेंस को पढ़ते हो तो इसकी फोकस दूरी आपको देखने को मिलेगी 50 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि इसकी फोकस दूरी आपको देखने को मिलेगी 5 मीटर, 9 मीटर, 2 मीटर, ऐसा, मतलब 200 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर में दिन रात का अंतर है नहीं है ना, है 10 गुने का अंतर आ गया देखा जाए तो। ठीक, तो यहां पर यह दिक्कत है कि अगर सूक्ष्मदर्शी के दोनों लेंसों को उलट भी दिया जाए या सूक्ष्मदर्शी को उल्टा कर दिया जाए तो भी वह दूरदर्शी नहीं बन सकती, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, या सॉरी नेत्रिका लेंस की, नेत्रिका ही तो था वास्तविकता में, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी के नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी की तुलना में बहुत कम होती है। ध्यान में रख लीजिएगा। रीजन क्या है, सूक्ष्मदर्शी के नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, ये रीजन है। समझ में आया। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही था। वीडियो को पूरा अंत तक देखना ही है आपको, और क्या करना है, वो जो 1-2 एडवर्टाइजमेंट बीच में आते हैं उनके ऊपर क्लिक कर दो, इतना सा ही काम करना है। चलिए, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।